नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ हिमानी। नजर करते हैं स्प्रिंग न्यूज पर। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। दिल्ली प्रदेश पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने किसे मंजूरी दे दी है। इससे एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव में प्रधानमंत्री का नया कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले वन विभाग ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को 23 अगस्त को दिल्ली पेड़ संरक्षण कानून 1994 में तहत सेंट्रल विस्टा परियोजना के स्थल से 807 से 427 पेड़ों को उखाड़ कर कहीं और लगाने की मंजूरी दी थी। एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव के निर्माण के लिए दिल्ली प्रदेश विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने पिछले सप्ताह एसआई के पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने की सिफारिश की थी। एसआई ने बुधवार को एक बैठक में परियोजना पर चर्चा की थी तथा इसे मंजूरी दी थी। बैठक में कहा गया था कि इसे परियोजना से निर्माण स्थल पर 60% पेड़ को हटाया जाएगा। एसआई के पास भेजे जाने से पहले उसका मूल्यांकन करने वाली एसआई की इस महीने की शुरुआत में पेड़ को उखाड़ कर कहीं और लगाने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया था। सरकार ने दिसंबर को 2020 में अधिक सूची की गई थी। कहा था कि संबंधित एजेंसियों को उसके विकास कार्यों के लिए प्रभावित उस 80% पेड़ों को किसी और स्थान पर लगाना होगा। एसआई ने पहली बार 31 जनवरी को एक बैठक में प्रस्ताव पर गौर किया था और उसे निर्माण स्थल पर बड़ी संख्या में पेड़ों को हटाने के सीपीडब्ल्यूडी पेड़ योजना पर चिंता जताई थी। सीपीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव को संशोधित किया और प्रतिरोपित किए जाने वाले पेड़ों की संख्या 630 से घटाकर 427 कर दी गई और निर्माण स्थल पर छोड़े जाने वाले की संख्या 154 से बढ़ाकर 320 कर दी। 9 अप्रैल को हुई इस बैठक में एसआई ने पर्यावरण मंजूरी के लिए एसआईआई को संबोधित प्रस्तावित की सिफारिश करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी मामले में राज्य सत्तारूढ़ टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी आज कोलकाता स्थित ईडी दफ्तर में पेश हुए। 30 अगस्त को ईडी ने उन्हें समन्स भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया। ईडी की टीम बनर्जी से पूछताछ कर रही है। इस मामले में पहले उनके कई बार पूछताछ की जा चुकी है। बनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। वह आज सुबह करीब 11 बजे कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके से सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। इससे पहले गुरुवार रात को दिल्ली से जांच ईडी अफसरों की टीम उनसे पूछताछ के लिए कोलकाता पहुंची थी। बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के वरिष्ठ नेता पूछताछ को देखकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बनर्जी ने इस केस को लेकर कई पूछताछ हो चुकी है। उनके निवास पर भी ईडी ने छापा मारा था। पीएम मोदी ने भारत के पहले स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को नेवी को सौंप दिया है। कोच्चि में एक कार्यक्रम में पीएम ने आईएनएस विक्रांत को देशवासियों को समर्पित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज केरल के समुद्री तट पर भारतवासी एक नए भविष्य को सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर जो हो रहा है आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते फैसलों की हुंकार है। मोदी ने कहा कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपात नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यही लक्ष्य दूरंत है, यात्रा दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है। तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव के अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते ही भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। मोदी ने कहा आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीकी से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है, देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वह स्टील की स्वदेशी है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर है। भूपेंद्र चौधरी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया, साथ ही कॉरिडोर में भी भ्रमण किया। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा है। काशी आगमन पर कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस तक जोरदार स्वागत किया। भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा ढोल नगाड़े और पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। भूपेंद्र चौधरी 11:30 बजे रोहनिया स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचेंगे। यहां उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 2024 के मिशन 80 को पूरा करने के लिए भाजपा ने प्रदेश सरकार से पंचायती राज मंत्री और
पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। चौधरी ने नियुक्ति से न केवल पार्टी ने जाट वोट बैंकों से था, बल्कि लगातार दूसरी बार पिछड़े वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर पश्चिम से पूर्वांचल तक पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंकों को भी साथ रखने की कोशिश की है। चौधरी भाजपा के 14 प्रदेश अध्यक्ष है। पार्टी ने पहली बार किसी जाट नेता को संगठन की समान सौंपी है। 56 वर्षीय भूपेंद्र चौधरी का जन्म मुरादाबाद के महेंद्री सिकंदरपुर गांव में हुआ था। चौधरी के जाट समाज के साथ पश्चिमी यूपी में गुर्जर ब्राह्मण त्यागी के मजबूत पकड़ है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले जाटों को आरक्षण आंदोलन और कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन के समय चौधरी ने पश्चिमी यूपी में जाट समाज के साथ किसानों के बीच सरकार की बात पहुंचाकर संकट मोर्चे की भूमिका भी निभाई थी। भारतीय सेना के लिए तैयार हो रहे विभिन्न उपकरणों से जुड़ी सूचनाएं लीक हो सकती है। क्या सैन्य तैयारी से जुड़े अहम राजनीतिक फैसलों में संदेश लगने की आशंका है। नेता के सेना के लिए उपकरण तैयार कर रही प्राइवेट कंपनियों को पेन ड्राइव में भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी अहम जानकारी कौन दे सकता है। अखिल भारतीय सुरक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार द्वारा यह आशंका जाहिर की गई है। उन्होंने कहा कि डिफेंस से जुड़े रहे ऐसे अधिकारियों की पेंशन रोकी जाए जो रिटायर होने के बाद भी रक्षा क्षेत्र की निजी कंपनियां ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। इससे संभव है कि रिटायरमेंट से पहले वे अधिकारी बहुत सी सूचनाओं का एक पिटारा तैयार कर ले, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि रिटायरमेंट के बाद वे कौन सी कंपनी में ज्वाइन करेंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में रक्षा क्षेत्र में कुछ जरूरी राज इधर उधर हो सकते हैं। श्री कुमार ने कहा केंद्र सरकार ने गत वर्ष ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गार्ड ऑफ बंद किया था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की संपत्ति उनके कर्मचारियों और मैनेजमेंट को 7 नए स्थापित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में बांट दिया गया। ये निजीकरण की दिशा में पहला कदम है। केंद्र सरकार भी मंशा का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि वजह पिछले 6 माह से रक्षा कंपनियों द्वारा जो कुछ तैयार किया गया है उसका बढ़ा चढ़ाकर बखान कर रही है। स्वतंत्रता के बाद अब तक आयुध कारखानों में सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक सैकड़ों नया उत्पाद विकसित किए हुए, जिसके उनके बारे में सरकार कुछ नहीं बता रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर है। भाजपा की लोकसभा प्रवास योजना के तहत वित्त मंत्री गुरुवार को जहीराबाद पहुंची। वित्त मंत्री राज्य के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रही है। हालांकि निर्मला को इस दौरान विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल निर्मला शुक्रवार को कामारेड्डी पहुंची थी। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। सैकड़ों की संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की थी। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने वित्त मंत्री के काफिले को वहां से निकाला। वहां पुलिस ने कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में भी लिया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद भाजपा कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर गए हैं। भाजपा कार्यकर्ता निर्मला के समर्थन में वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने वित्त मंत्री के समर्थन में भी नारे लगाए। बता दें कि तेलंगाना में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा होते ही पार्टी के अंदर मतदाता सूची के सार्वजनिक करने की मांग जोर पकड़ रही है। पार्टी के भीतर पर इस पर बहस भी तेज हो गई है। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने केंद्रीय चुनाव प्रशिक्षण करण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखकर मतदाता सूची प्रकाशित करने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे थरूर ने मिस्त्री को पत्र लिखा और मतदाता सूची प्रकाशित करने की मांग की। इससे पहले मनीष तिवारी, कार्तिक चिदंबरम ने भी बुधवार को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग की थी। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में 10 प्रस्तावक शामिल हैं जो प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रतिनिधि होंगे। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इन प्रतिनिधियों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उसका नाम अंतिम सूची में नहीं आता तो नामांकन पत्र में खारिज हो सकता है। पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का इरादा जता चुके थरूर ने तिवारी से सहमति जताई और कहा कि किसी को यह जानने का हक है कि कौन नामित कर सकता है तथा कौन मतदान कर सकता है। थरूर ने तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम में कहा कि निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि मतदाता सूची पर हर किसी की पारदर्शिता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने परिवहन व राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने 400 समर्थकों के साथ रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। साथ ही राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को
3 किलो 333 ग्राम की चांदी से भी शिलाएं भी अर्पित की। इससे पहले अयोध्या पहुंचे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत व उनके समर्थकों के नेपाली बाबा आश्रम में भव्य स्वागत सम्मान किया। मंत्री ने नेपाली बाबा आश्रम के महंत तपस्वी आत्मानंद महात्यागी उर्फ नेपाली बाबा का आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद आश्रम से गाजे बाजे के साथ अपने समर्थकों के साथ शोभा यात्रा निकालकर मंत्री राम जन्मभूमि पहुंचे। मंत्री ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को चांदी की सिला व अपने विधानसभा सुर्खी से एकत्र किए गए निधि समर्पण को भेंट किया। इस दौरान मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं, यह बड़ी गौरव की बात है। कहा कि हमारे क्षेत्र में राम के प्रति भक्तों के अपार आस्था, यही आस्था प्रकट करने के लिए यहाँ सभी भक्त हमारे साथ अयोध्या पहुंचे हैं। कर्नाटक के लिंगायत मठ से नाबालिग लड़कियों को दुष्कर्म करने के आरोपित महंत शिवमूर्ति मरुगु शरणारुष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार को टाल दी गई थी। शिवमूर्ति ने खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले को लेकर राज्य में राजनीति भी गर्म हो गई है। विपक्ष सरकार पर आरोपित के साथ नरमी बरतने का आरोप लगाकर इसे चुनाव मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। इस बीच वकीलों को एक समूह ने कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर कहा कि आरोपित के खिलाफ निष्पक्ष जांच की जा रही है। मामले में अधिक जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत आरोपी की मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, साथ ही प्रक्रिया के मुताबिक मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है। सऊदी अरब से अनाथ लड़कियों के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफ नीज ने लड़कियों पर बुरी तरह से पीटते दिखाई दे रहे हैं। एक लड़की बाल पकड़कर उसे घसीटा गया तो लात मारी गई, इतना ही नहीं उसे बैल से भी मारा गया। वीडियो के सिक्योरिटी गार्ड्स हमले से बचकर भाग रही लड़कियों को डंडे मारते हुए भी दिखाई दिए। रिपोर्ट के मुताबिक घटना 31 अगस्त की बताई जा रही है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने लड़कियों के मारपीट क्यों की, इसकी वजह फिलहाल साफ नहीं हुई है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वीडियो के सामने आने के बाद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के निशाने पर आ गए हैं। उनका कहना है कि प्रिंस के राज में लगातार सऊदी अरब में उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई हैं। यूके के एक राइट्स ग्रुप LQST ने इस घटना को भयानक और परेशान करने वाला बताया। वीडियो में दिख रहे सिक्योरिटी गार्ड्स को सजा देने की मांग की जा रही है। सऊदी अरब में महिलाओं की जिंदगी तमाम पाबंदियों के बीच कट रही है। यहाँ के अजीबोगरीब कानून और नियम महिलाओं के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कांग्रेस ने आज निशान साधा। कांग्रेस ने गुरुवार को दावा किया कि केंद्र की ओर से किसानों के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसमें किसानों को अयोग्य करार देकर पीएम किसान स्कीम के तहत दी गई रकम को वापस कर लिया जा रहा है। विपक्ष दल ने कहा कि एक ओर सरकार अपने उद्योगपति मित्रों का दिए गए लाखों करोड़ों रुपयों का कर्ज माफ कर रही है तो दूसरी ओर किसानों से पैसे वापस ले रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अयोग्य बताकर केंद्र सरकार पैसे वापस ले रही है। सिंह ने कहा कि जो सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को लाखों करोड़ों रुपए माफ कर रही है वह देश के गरीब अन्नदाताओं से पैसे वापस ले रही है। उन्होंने आगे कहा कि 2019 में जब मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया था, तब इसने हजारों किसान से उन्हें अकाउंट नंबर लिए ताकि चुनाव से पहले रकम उन तक पहुंचाई जाए। अब केंद्र कह रही है कि जो इसके योग्य नहीं है और योजना के तहत उन्हें पैसे मिल रहे हैं उन्हें वापस कर देना चाहिए। देश को 2 करोड़ किसानों को अयोग्य बताकर रकम वापस लेने की कार्रवाई को तुरंत रोका जाना चाहिए। पंजाब के तलवंडी साबो से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रोफेसर बलजिंदर कौर घरेलू हिंसा का शिकार हो गए। उन्हें पति सुखराज बल ने थप्पड़ मार दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। यह मामला जुलाई महीने का है। हालांकि इसकी रिकॉर्डिंग अब सामने आई है। हालांकि अभी तक विधायक बलजिंदर कौर और उनके पति सुखराज बल ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। सूत्रों के मुताबिक पति से विवाद के बाद बलजिंदर कौर ससुराल छोड़कर इस वक्त अपने मायके जगराव तीर्थ में रह रही है। पंजाब महिला आयोग के चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने कहा कि विधायक का घरेलू हिंसा का शिकार होना दुखद है। अभी तक यह मामला उनके घर की 4 दीवारों में था। अब इसका वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गया है, इसलिए आयोग इसका नोटिस लेकर कार्रवाई करेगा।
पंजाब की महिला विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि इस बारे में विधायक बलजिंदर कौर ने कोई शिकायत नहीं की है। वह पार्टी की जुड़ी हुई है, इसलिए इस मामले में सीएम भगवंत मान की कार्यवाही की मांग की जाएगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय राजधानी में देश का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू करने के दावे को खारिज करने के बाद एनआईओएस को अध्यक्ष सरोज शर्मा ने कहा कि उन्हें यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि दिल्ली सरकार ने कल से इसे लॉन्च किया, क्योंकि इसकी स्थापना पिछले साल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की थी। मीडिया से बात करते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनर स्कूलिंग का चेयरपर्सन सरोज शर्मा ने कहा, एनआईओएस ने 14 अगस्त 2021 की वर्चुअल स्कूल शुरू किया था और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे लॉन्च किया। मुझे यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि दिल्ली सरकार ने कल इसे लॉन्च किया। जहां तक देश में पहले का संबंध है, हमने इसे राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया। तीसरा सत्र चल रहा है, एनआईओएस अध्यक्ष सरोज शर्मा ने कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक आभासी सम्मेलन में देश का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू करने का दावा किया और कहा कि यह स्कूल देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। विशेष रूप से दिल्ली सरकार पर हाल ही में भाजपा द्वारा स्कूल गेट को लेकर आरोप लगाया गया है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि देश भर छात्र प्रवेश के पात्र होंगे। ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आपके नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा भारत का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू करने का दावा करने के बाद एनआईओएस ने बताया कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल एनआईओएस द्वारा पिछले साल अगस्त में शिक्षा मंत्री द्वारा पहले की लॉन्च की जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के राष्ट्रीय राजनीति में नए ध्रुवीकरण का आरोप के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं, मैं इस पर ध्यान नहीं देता, बस एक बात जान लीजिए कि भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा रहा। नीतीश कुमार ने कहा, जब श्रद्धेय अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने सभी लोगों का ख्याल रखा। यहाँ बिहार के लोगों ने मुझे काम करने का मौका दिया। आपने देखा होगा कि कितना काम हुआ है। कोई केंद्र में क्या बोलता है, इस पर हम ध्यान नहीं देते। भ्रष्टाचारी को बचाने वाले आरोप पर नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि कहां भ्रष्टाचारी बच रहे हैं, क्या कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए। यहाँ तक कि कभी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया गया। वो क्या बोलते हैं, वो क्या अपना बोले, हमें से कोई मतलब नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा था कि देश में भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजनीति में नया ध्रुवीकरण हुआ है। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1036 हो गई है, जबकि देश में 3 करोड़ लोग इस बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यानी देश की कुल आबादी से करीब 7वें हिस्से का विस्थापित होना पड़ा है। हालांकि विभीषिका का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नए हेलीकॉप्टर को जमीन न दिखाई देने के कारण प्रभावितों को राहत सामग्री तक नहीं पहुंचाई जा पा रही है। पाकिस्तानी जलवायु परिवर्तन मंत्री शेर रहमान ने इसे दशक का सबसे भयावह मानसून बताया, जबकि वित्त मंत्री मिस्ताक इस्माइल ने बाढ़ के कारण देश की अर्थव्यवस्था को 10 अरब डॉलर तक का नुकसान बताया है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने वाला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण के मुताबिक अब तक यहाँ 1136 लोग बाढ़ से मारे गए हैं, वहाँ 1634 लोग घायल हुए हैं। करीब 9 लाख से ऊपर घरों की पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। इसी कारण लाखों लोग भोजन व स्वच्छ पेयजल से वंचित हो गए हैं। देश में लाखों एकड़ उपजाऊ भूमि लगातार बारिश से जलमग्न है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। उसके उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम में देखते रहिए। नमस्कार।